Final account, page 658. The following trial balance relates to Clifton Pharma, a public listed company at 30 सितंबर 2015. कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट साइड पे आ रही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, लोन इंटरेस्ट पेड आ रहा है, रेंट ऑफ व्हीकल 8600 आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी एट कॉस्ट आ रही है, प्रॉपर्टी एट कॉस्ट आ रही है। ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं होती, ये ओन्ड ही प्रॉपर्टी होती है। इस्लामाबाद में असल में चीज़ें खरीदी जाती हैं 99 ईयर्स के लिए, बाद में गवर्नमेंट को वापस करनी पड़ती हैं, तो वो एक ही दफ़ा पैसे दे के ख़रीदते हैं। तो ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी ओन्ड प्रॉपर्टी है। प्लांट एंड इक्विपमेंट, अकोमोडेटेड अप्रिसिएशन आ रही है दोनों की। अकोमोडेशन के साथ देखें ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, शेयर कैपिटल आ रहा है, शेयर प्रीमियम आ रहा है, रिटेन अर्निंग ओपनिंग आ रही हैं। लिखें, जिस ट्रायल में रिटेन अर्निंग ओपनिंग आएंगी उसे प्री क्लोजिंग ट्रायल कहते हैं। जिस ट्रायल में रिटेन अर्निंग ओपनिंग आएंगी उसे प्री क्लोजिंग ट्रायल कहते हैं। यार ये से चेयर अच्छी है, ये ज़रा सरासिफ की गैर मौजूदगी में गायब करना कल, नीचे से उठा के ये वाली इधर रखना। अच्छा, बैठते भी नहीं है, बस ठीक है फिर तो देखा ना, मुझे भूल गए। जिस ट्रायल में रिटेन अर्निंग ओपनिंग होती है तो उसको प्री क्लोजिंग ट्रायल कहते हैं, उसको प्री क्लोजिंग ट्रायल कहते हैं। अभी वजह बताता हूँ प्री क्लोजिंग का क्या मतलब है। उसे प्री क्लोजिंग ट्रायल कहते हैं। इट मीन्स कि उसमें सेल और खर्चे अभी नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स कि उसमें सेल्स और एक्सपेंसेस अभी नज़र आ रहे हैं। जिस ट्रायल में रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग आ रही होती है उसे प्री क्लोजिंग ट्रायल कहते हैं। मीन्स इसमें सेल्स और खर्चे नज़र आ रहे होते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सेल्स और खर्चों को नेट करके प्रॉफिट निकालेंगे P&L में, उस प्रॉफिट का लफाफा फेंक देंगे रिटेन्ड अर्निंग में। इन्वेस्टमेंट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, लोन आ रहा है। ये लोन नोट्स कौन से वाले हैं जी? अच्छा, चलें पहले कॉन्सेप्ट समझ लें। अच्छा, एक ट्रायल वो होगा जिसमें सेल्स और खर्चे नज़र नहीं आ रहे होंगे, उसमें प्रॉफिट निकल चुका होगा और वो प्रॉफिट आरई में पड़ा होगा, जैसे कल का पास पेपर का क्वेश्चन 1। एक ऐसा ट्रायल होगा, वेल्डन इस तरह चुप कराया करो, वेल्डन। एक ऐसा ट्रायल होगा जिसमें सेल और खर्चे नज़र आ रहे होंगे, उस ट्रायल में फिर रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग पड़ी होगी। रीज़न इज कि अभी तक प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हुआ, ये बात बताइए। तो क्योंकि आरई ओपनिंग है इसलिए सेल्स और खर्चे हमें ट्रायल में नज़र आ रहे हैं। इनको हम समेट के ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, वहाँ से रिटेन्ड अर्निंग में। इन्वेस्टमेंट, अच्छा ये मैं कह रहा था लोन आ रहा है, लोन नोट्स आ रहे हैं। ये लोन नोट्स क्या हैं? इशूड डिबेंचर्स, इशूड डिबेंचर्स लाइबिलिटी साइड पे नज़र आ रही हैं। फाइनेंशियल लाइबिलिटी 50,000 की फाइनेंशियल लाइबिलिटी साइड पे नज़र आ रही हैं। इशूड डिवेंचर्स, परचेज डिवेंचर्स की एंट्री क्या होती थी? इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर डेबिट, कैश क्रेडिट। इशूड डिवेंचर्स की कैश डेबिट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट या लोन क्रेडिट। डेफर टैक्स को ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, क्लोजिंग हम निकालेंगे। इन्वेंट्री आ रही है, डेटर आ रही हैं, ट्रेड पेबल्स आ रहे हैं, बैंक आ रहा है। ओके, द फॉलोइंग नोट्स आर रेलिवेंट, काश लिखा होता आर इररिलेवेंट। द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑन लोन नोट्स इज 6% पर ईयर। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना है? 6% पर ईयर। तो 50,000 का 6% ज़बानी कितना? 3,000। 3,000 इंटरेस्ट है, हमने कितना रिकॉर्ड किया हुआ है? 1,500। तो फिर बाकी 1,500 अभी पेएबल है।
सवाल में नहीं लिखा होता तो कूपन और इफेक्टिव बराबर होगा, अब और कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस इफेक्टिव रेट। देर आर टू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर रेंट ऑफ व्हीकल्स। रेंट ऑफ व्हीकल्स के दो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। रेंट ऑफ व्हीकल्स जिसके साथ लिखा हुआ था 2 और फिगर आ रही है 8600 की। There are two separate contracts for rent of vehicle. A recent review by finance department has reached the conclusion that 7 million of total rental, 8600 में से 7000 relate to lease rather than a rent. ये एक लीज है, रेंट नहीं है। इसका मतलब है 8600 में से 7000 क्या है? रेंट एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि क्या है? लीज एग्रीमेंट। अच्छा, जल्दी बैठे हैं, लेट ना हुआ करें। अभी एडजस्टमेंट 2 देखें जो लेट आए हैं। देर आर, बस ये मेन एडजस्टमेंट हमारी अब शुरू होने लगी है। देर आर टू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर रेंट ऑफ व्हीकल्स। व्हीकल के दो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट हैं। हमें ट्रायल के अंदर, आज सारे लोग एक बात सुन लें, फाइनल अकाउंट के सवाल में ज़रूरी नहीं है कि, बिल्कुल नई बात बताने लगा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि गलती इस फॉर्म में बताए कि इट हैड बीन डेबिटेड, इट हैड बीन क्रेडिटेड, इट इज़ टू बी डेबिटेड, इट इज़ टू बी क्रेडिटेड। ज़रूरी नहीं गलती इस फॉर्म में बताए। कई दफ़ा ट्रायल के फेस पे एक लफ्ज़ आ रहा होगा नज़र, वो अदर इंफॉर्मेशन में हमें पढ़ के पता चल जाएगा कि वो लफ्ज़ ही गलत है। अब रेंट ऑफ व्हीकल जो नज़र आ रहा है तो एंट्री क्या हुई होगी? रेंट डेबिट, डेबिट साइड पर ना, रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। अगर अच्छा एग्जामिनर होता ना तो वो लिखता रेंट ऑफ व्हीकल हैज बीन रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। व्हीकल का रेंट एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड हो गया, हालांकि एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होता। व्हीकल का रेंट की 4 एंट्रीज होती हैं, ROU डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, अगर एडवांस में पेमेंट है लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, डेप्शन डेबिट, अकाउंट डेप्शन क्रेडिट। इन 4 एंट्रीज की बजाय उसने एक ही एंट्री कर ली, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर रेंट डेबिट साइड पे नजर आ रहा है तो ROU भी नजर नहीं आ रहा ट्रायल में, लीज लायबिलिटी भी नजर नहीं आ रही ट्रायल के अंदर, और अदर इंफॉर्मेशन बता रही है कि ये रेंट है ही नहीं, लेकिन हमने क्या समझ लिया, इसको रेंट समझ लिया। तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है? ट्रायल देख के बताएं। रेंट डेबिट, रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। कैश तो नजर नहीं आएगा, वो तो कैश अकाउंट में तो इतनी ज़्यादा ट्रांजेक्शन होती हैं। There are two separate contracts for rent of vehicle. A recent review by finance department of these contracts has reached the conclusion that 7 million of total rent of vehicles relate to lease rather than a rent. The lease was entered on यकम अक्टूबर 14 साल का पहला दिन, which was when the 7 was paid. इसका मतलब है एडवांस में रेंटल है, which was when the 7 was paid. The lease agreement is for 4 years and there will be 3 more annual payments of 7 million payable on यकम अक्टूबर। हर साल एडवांस में रेंट पे होना है। The vehicles in the lease agreement had a fair value of 24 million. लेसी के केस में फेयर वैल्यू इग्नोर करनी है, पीवी निकालनी है। The vehicles in the lease agreement had a fair value of 24 million and they should be depreciated using straight line method. The interest rate छुपा हुआ in the lease is 10%. अब ये सारी लीज की काउंटिंग है और सवाल कह रहा है कि मुझे ट्रायल के फेस पर सी नोट 2 में पढ़ के आओ, ये लीज है। हमने कहा तुम्हारा मुंह तो ये नहीं बता रहा, कहते नीचे पढ़ो अंदर की बात, ये तो दिल खंगालो, ये लीज है। हमने कहा तुम्हारा मुंह तो कुछ और बता रहे हैं, कहते हैं मुंह पे ना जाओ। साथ वाले को देख के ना कहीं मुंह पे ना जाओ। ये ट्रायल का मुंह क्या कह रहा है? रेंट है। अदर इंफॉर्मेशन क्या कह रही है? लीज है। द अदर कॉन्ट्रैक्ट फॉर व्हीकल, एक कॉन्ट्रैक्ट कितने का है? 7000 का, टोटल 8600। 2 कितों आ गया जी? इतनी हाई लेवल की राउंडिंग भी यूज ना करें। 7000 तो अदर कॉन्ट्रैक्ट 1600, तो द अदर कॉन्ट्रैक्ट 1600 फॉर व्हीकल रिलेट टू अ लीज, ये भी लीज है, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 मंथ्स। शॉर्ट टर्म लीज है जी, बता रहे हैं लीज रिवाइज की हुई है, प्रेशर डाल रहे हैं मेरे पे। फॉर 5 मंथ एंड द रेंट पेमेंट शुड बी चार्ज टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और इसका रेंट कहाँ लेके जाना है? ये व्हीकल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इसका रेंट लेके जाना है, क्योंकि शायद ये एडमिन डिपार्टमेंट में यूज हो रही हो। तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो, देखें फैक्ट्री में कुछ चीज़ें यूज होती हैं, उनको कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाने हैं,
ये तो R&D डिपार्टमेंट है, इसको छोड़ें। कुछ हेड ऑफिस के एम्प्लॉयज़ व्हीकल्स वगैरह यूज़ करते होंगे, उसको एडमिन में लेके जाना है। और सेल्स ऑफिस के अंदर ये तो स्टॉक है, ये व्हीकल्स वो वाली नहीं है, ये तो स्टॉक है। हाँ, इनके एम्प्लॉयज़ को कोई व्हीकल्स वगैरह दी हुई एडवर्टाइजमेंट पर्पज़ के लिए लोगों के पास मिलने जाते हैं, तो डेट इज सेलिंग एक्सपेंस। तो ये बता रहे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाना है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? क्या ये एडमिन है या सेलिंग है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंसोलिडेशन में कई दफ़ा आया था। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो शॉर्टकट होता है एडमिन और सेलिंग जब वो अलग अलग ना शो कर रहा हो। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एडमिन और सेलिंग को जमा करके कहते हैं। लिखें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वैसे ही कहीं लिखें जनरल इंफॉर्मेशन अपनी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू एडमिन प्लस सेलिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीन्स एडमिन प्लस सेलिंग। ओके, जज्बाती करते हैं, जज्बाती नहीं करना होता है, जज्बात से काम नहीं होता, होश से काम लेना है। ज़िंदगी में आपको अगर कोई जज्बाती करके कोई होश से काम लेना है, होश ज़रूरी है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, अदर प्लांट एंड इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड एट 20% पर ईयर बाय होले होले मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। the other contract C note 2, what is total? 8600. There are 2 contracts for vehicles, one is for 7, the other is for 8600 minus. Other plant and equipment is depreciated at 20% by reducing balance method. All depreciation of PPE should be charged to cost of sales. सारी डेप्रिसिएशन PPE की कॉस्ट ऑफ सेल में जानी है। अच्छा, एक छोटा सा मसला है, इसने इस व्हीकल की डेप्रिसिएशन नहीं बताई कहाँ जानी है, इस व्हीकल की डेप्रिसिएशन नहीं बताई कहाँ जानी है, जो 4 साल की लीज वाली है। इस व्हीकल का रेंट एक्सपेंस इसने बता दिया कहाँ जाना है, इसका रेंट एक्सपेंस जाना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 1600। लेकिन इस व्हीकल के बारे में इसने नहीं बताया कि इसकी जो है वो डेप्रिसिएशन कहाँ जानी है, इंटरेस्ट तो फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। तो इसलिए अगर ऐसा कभी पेपर में ना बताए तो आप हजरात जो है जहाँ पर सारे पीपीज की वो बता रहे हैं तो पीपी किताबें समझते हुए इसको बेशक कॉस्ट ऑफ सेल में ही ले जाएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन आजकल सवाल बड़ा वाज़ेह बताता है क्या करना है, तो इसको कॉस्ट ऑफ सेल में ही डाल देंगे, इसकी डेप्रिसिएशन को भी, जो 4 साल की है। अच्छा भी, एक एडजस्टमेंट होगी इंटरेस्ट वाली, एक एडजस्टमेंट होगी लीज वाली। एडजस्टमेंट्स कोई नई नहीं है। एक होगी रिवैल्यूएशन वाली, 25 साल है, अमोटाइज की जा रही है स्ट्रेट लाइन पे, 30 सितंबर को रिवैल्यू हो गई है और डायरेक्टर्स की ख्वाहिश है कि रिवैल्यूएशन इनकॉर्पोरेट कर लें। रिमेनिंग लाइफ का फटा शटा नहीं होगा क्योंकि रिवैल्यूएशन साल के एंड में हो रही है। रिमेनिंग लाइफ का फटा तब होता है जब रिवैल्यूएशन साल के पहले दिन हो। The provision for income tax for the year has been estimated at 18. CTE debit provision for tax credit, CTP credit की बजाय अब बड़े हो गए हैं, CTE debit provision for tax credit. At 30 सितंबर there are TTDs of 92. TTDs है 92 के, इनके का नाम होगा DTL। तो 92 पे जब हम 25% अभी लगाएंगे तो DTL का कैरी डाउन निकल आएगा हमारा, वहाँ से DTE बैलेंसिंग निकल आएगा। रशीद लीज दी एडजस्टमेंट कराने से मैंने बुलाया, वो भी 4 साल की लीज 10% रेट एडवांस तक कराया। मैं क्या पता नहीं कि आज GRV UGRV होनी ने तो अगले रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट कराने से मैंने बुलाया। जाओ जाओ, हाँ चलें जी। एक कोशिश है जिस हद तक हो सके करनी है कि बैलेंस शीट में भी चीज़ों का फॉर्मेट होता है, किसी हद तक बैलेंस शीट में भी चीज़ों का फॉर्मेट जहन में रखना है। अगर आपने पिछली क्लास ली है, नहीं भी ली तो मैं रिवाइज अभी करवाता हूँ। P&L में चीज़ों का फॉर्मेट बता दें जी भाईजान। सेल, सरासिफ को रिक्वेस्ट करो इधर कोई प्रोग्राम बनाएं, ये छोटे प्रोग्राम से हमारा नहीं गुजारा चलेगा। अच्छा बोले जी, सेल
प्रॉफिट एंड लॉस सारा ऊपर लिख के, पहला सफा सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, अच्छा अब एक इंटरेस्टिंग बात सुने, आज हमने इसमें N1 N2 N3 नहीं करना, आज हमने नोट नहीं बनाने, सिर्फ आज हमने P&L बनाना है और बैलेंस शीट। सवाल में ये नहीं लिखा हुआ साथ नोट्स भी बनाएं। तो अब अगर हमने कोई वर्किंग करनी है तो N1 N2 के नाम से करेंगे या वर्किंग्स के नाम से? वर्किंग। बैठ मुझे याद आ गया तो टैक्स की क्लास में इधर बैठा करता था, जिस जमाने में मैं टैक्स कमरे में पढ़ाता था, आपको कह रहा हूँ यहीं बैठते थे ना, अब थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। अदर इनकम लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेक्स्ट फाइनेंस कॉस्ट, नहीं अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड अक्सान, और इसी तरह डोनेशंस और बाकी खर्चे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इम्पेयरमेंट, रिवैल्यूएशन लॉस, अदर एक्सपेंसेस। नहीं, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस तो यहाँ लॉस नहीं आता, टैक्स एक्सपेंस सीटी डीटी वर्किंग में आ जाएगा। माना कि डिस्क्लोजर उसने नहीं मांगे, लेकिन इट डजंट मीन कि P&L का फॉर्मेट बदल दें, P&L का फेस उसी तरह रखें जिस तरह हम बनाते रहे हैं। सर ये पेपर में भी हमने बनाना होगा? नहीं, उसमें आऊंगा उसके लिए, आप लोग बस बैठ के देखिएगा। मैं यार तू बोला ना कर, 2 दिन छुट्टी करने के बाद बोलने का हक नहीं होता, ये बोलने का हक छीन लिया गया है आपसे। वैलिड रीजन है, बताओ। कान में, शुक्रिया यार, वो आपने सिर्फ बबल दी थी, मैं सबके आप तक पहुंच गया था, शुक्रिया। नहीं, अच्छा वो ये कर लें जल्दी नोट। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी उसने मांगी नहीं हुई, लेकिन हम बनाएंगे। अच्छा जी, दूसरे सफ़े पे आ जाएं। दूसरे सफ़े पे मुल्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, वो पार्ट ही नहीं जहन से निकल रहा। क्लिफ्टन फार्मा लिमिटेड, क्लिफ्टन फार्मा लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 30 सितंबर 2015, और उसके बाद बैलेंस शीट बनाना शुरू करें। चलें जी, वो बंदा मुझे ढूंढ के दें जिसने कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन गलती से लिख दिया है। अगर आपने ढूंढ दिया तो मैं आपको जो है वो 500 रुपये इनाम दूंगा। तो उसको 250 रुपये दे के, उसको 250 रुपये दे के गलत लिखवाना नहीं। अच्छा, इसके बाद आप लिखें एसेट्स, उसमें लिखें नॉन करंट एसेट्स। अब ये सारा मैं मिटा रहा हूं और मैं पीपी से शुरू कर रहा हूं। दिल चले तो पीपी भी यहां लिख देते हैं, फिगर इधर आ जाएगी। अच्छा, अब थोड़ा सा बैलेंस शीट का तरफ फॉर्मेट जहन में देख लेते हैं, और जो क्लबिंग वगैरह करनी है वो देख लेते हैं। ये क्लबिंग वगैरह क्या मतलब है? ये तो उनसे शायद बात हो रही है जो येस्टरडे तशरीफ़ लाए थे, या घर में बैठ के तशरीफ़ बराजमान होकर लेक्चर लिया था। घर वालों के सामने लेक्चर ना लिया करें, हैंड्स फ्री लगा लिया करें, अजीब अजीब बातें हो रही होती हैं। अच्छा,
जो हजरात कल तशरीफ नहीं लाए थे, एक साहब का मैसेज आया मुझे, आई एम कमिंग यस्टरडे। अच्छा अच्छा, जिसको समझाना पड़े फिर उसको प्लीज ना बताया करें। अच्छा, आइंदा फिर मैंने उससे उर्दू में बात करना शुरू कर दी। अच्छा, तो कोशिश करें बैलेंस शीट का भी एक फॉर्मेट है, उसी के अंदर रहें। P&L का भी फॉर्मेट है, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, अदर इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, दोनों को जमा करके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर फाइनेंस कॉस्ट, पीबीटी, टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जैसे एक फॉर्मेट है। रिवैल्यूएशन, सरप्लस, चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व, IFRS 9 वाला, तो ये एक फॉर्मेट है इसका। तो बैलेंस शीट में कोई खास क्लबिंग की जरूरत नहीं है। बैलेंस शीट में दो जगह चीजें क्लब करनी पड़ती हैं, बाकी क्लबिंग आसान है। मिसाल के तौर पे कुछ क्लबिंग है जो बताने की जरूरत नहीं है, जैसे स्टॉक में मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड है, तो वो बैलेंस शीट के फेस पे नहीं आते, स्टॉक लिखा हुआ आएगा, अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर वो तीनों को जमा कर दिया जाएगा। इसी तरह पीपीई में नोट बनता है पूरा, उनको जमा करके ऊपर ले आएंगे। दो जगह मैंने कल बताई थी लास्ट क्लास में जिसमें बैलेंस शीट में क्लबिंग की जरूरत है, ट्रेड एंड अदर पेबल्स, ये करंट लाइबिलिटीज में, और करंट एसेट्स में एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। ठीक है, अच्छा, तो बाकी चीजें तो फेस पे ऑलरेडी नजर आती हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग, नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर्स इशूड, लीज लाइबिलिटीज, डेफर टैक्स, ग्रेचुटी पेएबल, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। करंट लाइबिलिटीज में बेहतर है ऊपर रखिएगा करंट पोर्शन, चीजों के बेहतर है ऊपर रखिएगा करंट पोर्शन। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, आ गया। सिक्योरिटी डिपॉजिट कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ट्रेड एंड अदर पेबल्स फिर आपने इधर रखना है, ट्रेड एंड अदर पेबल्स। इसमें मैंने कहा था क्रेडिटर भी आ सकते हैं, इसमें बिजली के बिल पेबल भी आ सकते हैं, इसमें एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी आ जाते हैं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर भी इसी के अंदर आ जाते हैं, क्रेडिटर भी आ जाते हैं। वो कभी आप नोट 7 घर जाके पढ़िएगा ना, कल मैंने कहा था इसको एक दफा नजर मार लेना है आपने, तो ये जाके मैंने नोट्स में भी कल जब अपलोड किया था तो नोट 7 और इसका नाम वाज़े लिखा था, तो इसलिए इसको जरा जाके नजर मार लीजिएगा। इसमें 4-5-6 चीजें इकट्ठी होकर आ जाती हैं। क्रेडिटर, असल में ये याद नहीं रखनी इसमें क्या आता है, बाकी चीजें जहन में रख लें, बाकी बैलेंसिंग इधर आ जाएंगी। लेकिन इतना हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है कि प्लस माइनस हो जाएगा तो मोबाइल के साथ ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा, हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में क्रेडिटर्स आ जाएंगे, बिजली के बिल पेएबल आ जाएंगे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर आ जाएगा। बाकी माशाल्लाह आपने कैश फ्लो बनाई हुई है, तो आपको 3 चीजें पता है, इंटरेस्ट पेएबल, डिविडेंड, दोनों में फर्क करूंगा मैं किसी दिन, इंटरेस्ट पेएबल, डिविडेंड पेएबल और टैक्स पेएबल, ये तीनों चीजें बेहतर है इसी तरतीब से एंड पे ही रखें। तो मोटी मोटी जो चीजें आनी है करंट लाइबिलिटीज में, सबसे ऊपर करंट पोर्शन आने हैं चीजों के, फिर उसके बाद ट्रेड एंड अदर पेएबल्स आने हैं, फिर इंटरेस्ट पेएबल, डिविडेंड पेएबल और टैक्स पेएबल। लेकिन टैक्स पेएबल सीटीपी के नाम से नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से। नॉन करंट में आमतौर पे पीपी से शुरू कर लेते हैं, पीपी, राइट ऑफ यूज इंटेंजिबल, ये कोई तरतीब जरूरी नहीं है। ये लॉन्ग टर्म लोन्स रिसीवेबल वाले थे जो हमने एम्प्लॉइज वगैरह को शायद दिए हों। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में जो नॉर्मल तरतीब है वो है स्टॉक, डेटर, कैश। बोले स्टॉक, डेटर, कैश। एक चीज हमने नई डलवाई है बीच में, यार क्या दीवार पे लिखी जा रहा है, बस कर देना, दीवार की जान छोड़ दें। और जहाज पे जाके भी इसी तरह करते हैं लोग। स्टॉक, डेटर, तारीख रवानगी, स्टॉक, डेटर, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर। क्योंकि जब मैं पहली दफा जहाज पे गया तो मैंने समझा कि शायद उधर नहीं होगा प्रोग्राम, उधर भी सारे यही प्रोग्राम। आप लोगों को मैंने कहा पहले ही, आप लोग तो जाते रहते हैं जहाज पे, स्टॉक जाते हैं, हाथ खड़ा करें, जाते हैं। वो कह रहे दोस्त को छोड़ने। अच्छा तो है, एक ख्वाहिश है, वो चाका निकल जाएगा एक दफा, पायलट से जाके सलाम ले लो जरा। स्टॉक इन ट्रेड, डेटर, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, और कैश एंड बैंक बैलेंस। अब ये जो एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स, अदर रिसीवेबल्स है ना, इसमें आप एडवांस टू सप्लायर्स लास्ट क्लास में, एडवांस टू एम्प्लॉइज, डिपॉजिट्स कोई छोटे मोटे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट बैंक में रखवाए हुए हैं, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी, प्रीपेड और कोई चीज़, और कोई छोटे मोटे अदर रिसीवेबल, फिक्स्ड एसेट बेचे हैं। तो मेन ये चीज़ें हैं, स्टॉक, डेटर, एडवांसेस, डिपॉजिट, प्रीपेड अदर एंड कैश एंड बैंक। जी भाई, बस ये तरतीब चल रही है, एक नॉर्म है अकाउंटेंट्स की, कह सकते हो आप। ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हो आजकल? अच्छा अच्छा
चलें जी, बैलेंस शीट के फॉर्मेट बना लें। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्लांट, अकोमोडेशन लिए, ये सारी चीज़ें कहाँ आ जानी हैं? पीपी में, प्रॉपर्टी प्लांट। बाकी कोई नहीं, हम एक एक दो दो लाइन एक्स्ट्रा छोड़ते जाएंगे हर जगह पे, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। लीज होल्ड बस इसी में आ जाते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ आ जाएंगी जी? नॉन करंट एसेट्स में। और इंशाल्लाह राइट ऑफ यूज भी आना है अदर इंफॉर्मेशन से। सर हमें कैसे पता चलेगा? ओ भाई दो दो तीन तीन लाइनें छोड़ ही जाना यार, कोई मसला नहीं। नॉन करंट एसेट में 2 लाइनें छोड़ देना। बैलेंस शीट 2 पेजेस पे बना लिया करो, एक सफे पे एसेट्स, दूसरे सफे पे इक्विटी और लाइबिलिटीज, कोई मसला नहीं। अच्छा, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग्स। अब मैं जगह छोड़ रहा हूँ करंट एसेट्स के लिए। मैंने अभी भाई से किताब लेके छुप छुप के मैंने देख लिया था, करंट एसेट्स 3 है, क्योंकि मैंने व्हाइट बोर्ड पे प्लानिंग करनी है। इधर जो है वो एक लाइन मैंने छोड़ दिया राइट ऑफ यूज के लिए, अभी मैंने देख लिया था। आप लोग 2 2 3 3 छोड़ते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन इफ़ यू वांट टू प्लान, मेरे साथ चलना है तो कोई मसला नहीं, जितनी लाइनें मैं छुड़वा रहा हूँ उतनी छुड़वा दें। पेपर में तो जितना आप पूरे पूरे दस्ते छोड़ दीजिएगा। करंट एसेट्स टाइम मिलने दे, मैं आपको इंशाल्लाह 1 2 दिन में दिखाऊंगा बच्चों ने जो पेपर में किया हुआ है, हर पार्ट के साथ और हर वर्किंग के साथ। माशाल्लाह जैसे ही लीज का सवाल आता है, पहला सफ़ा वर्किंग 1। अब एग्जामिनर ढूंढ रहा होता है कहाँ एंट्रीज है, कहाँ P&L है, कहाँ बैलेंस शीट है। वर्किंग 1 के बाद जो है वो भाईजान की बैलेंस शीट आती है, और फिर याद आता है वर्किंग 2, फिर दरमियान में बैलेंस शीट होती है। और कुछ ने बरकत के लिए ऊपर हेडिंग्स भी दे दी होती है, वर्किंग्स। अपने पे हंस रहे हैं, अपने पे हंस रहे हैं, अपने पे हंस रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद इक्विटी। जी हमारे सवाल की तरतीब से मैंने कहा था चीजें लिखते जाए। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स। अच्छा जी, लोन नोट्स, रिवोल्यूशन सरप्लस आना है इधर। सर हमें कैसे पता चलेगा? पुत्र 3 लाइनें छोड़ दी। नॉन करंट लायबिलिटीज। जी अब सवाल में देखना शुरू कर दें। लोन है, डेफर्ड टैक्स का बैलेंस है, लोन नोट्स बिल्कुल ठीक है। मैं जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए भी लोन लिख रहा हूं ताकि लोन लोन लगे। अच्छा इधर लीज ऑब्लिगेशन भी आनी है वैसे। अच्छा नॉन करंट लायबिलिटीज, आगे बोलें। सर हमें कैसे पता चलेगा? आप लोगों को ऐसे पता चलेगा कि आप लाइनें छोड़ते जाना। सर आप साथ जाएंगे? जी आपको बाद में मिलूंगा। अच्छा ये आफ्टर सेल सर्विस नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। पेपर देने के बाद तस्वीरें भेज रहे हो, इस एडजस्टमेंट में क्या करना था, इस एडजस्टमेंट में क्या करना था, आई कैप से बाहर निकल गए, ये आफ्टर सेल सर्विस नहीं है। सॉरी, ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ, देयर इज नो आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस कोई नहीं है, ठीक है। पेपर से निकलते ही तो मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। पॉइंट रिलैक्स करने दिया करेंगे, तो 4 दिन पढ़ाई के बगैर, चीज़ों के बगैर टीचर गुजार ले रहा था, फ्रेश होकर फिर अगले बैच में आता है। अच्छा जी, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। अच्छा जी, अब अगला आइटम कौन सा आ रहा है? इधर तरतीब बताएं, इधर तरतीब बताएं। अच्छा रिलैक्स नहीं, करना क्या है? करना क्या है? उधर ही रहो। करना क्या है? करना ये है कि आमतौर पे नॉन करंट एसेट में कोई 4-5 चीज़ें आ जाती हैं, करंट एसेट में कोई 5-6 चीज़ें आ जाती हैं, इक्विटी में कोई 4-5 चीज़ें आ जाती हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में 4-5, करंट लायबिलिटीज़ में 6-7 चीज़ें आ जाती हैं। हमने एक एक लाइन इससे एक्स्ट्रा भी छोड़ देनी है तो कोई मसला नहीं। अच्छा सवाल आ गया, अब करना क्या है? पहले फॉर्मेट बना लेना है। कैसे फॉर्मेट बनाना है? ये सारी चीज़ें कहाँ जानी है? पीपी लिख दिया मैंने, ये नॉन करंट एसेट्स, ये इक्विटी। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने करंट एसेट लिख दिया तो यहाँ कुछ ठोकना ही है, तो तसल्ली से भी कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद चलते चलते डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गई, इन्वेंट्री, डेटर,
ट्रेड पेएबल ऑफ बैंक। अच्छा, आपको फील हुआ कि इस सवाल में कहीं क्लबिंग करनी नहीं पड़ी? अगर प्री पेमेंट्स अलग नजर आ रही होती, एडवांसेस अलग नजर आ रहे होते, वो चीजें अलग नजर आ रही होती तो क्लबिंग कर लेते। अच्छा जी, कौन सी चीज है डेफर्ड टैक्स से अगली? इन्वेंट्री, डेटर और बैंक में थोड़ी सी तरतीब का ध्यान रख लें। अगर तरतीब बताई थी क्या था? पहले इन्वेंट्री, फिर डेटर, फिर अल्लाह का शुक्र है उसने इसी तरतीब से दिए हुए। थोड़ा सा तरतीब का इधर ख्याल रख लें तो बेहतर है। डेटर और बैंक। भाईजान आलम किधर गया? चला गया? उससे कहो कि एक दो लाइबिलिटीज और आ जानी है, एक सफ़ा लेके आए और एक टेप लेके आए, ठीक है? उसे बता दो, चाय ले आओ सर के लिए। अच्छा, ट्रेड पेएबल्स इधर 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 मैंने कहा था बेहतर है करंट पोर्शन ऑफ लीज वगैरह चीजों का आ जाए, नहीं भी होता तो कोई मसला नहीं। इधर 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 उधर नहीं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं ज्यादा हो गया। अच्छा चलो, अब आप मुझे ये बताएं कि करंट लाइबिलिटीज में क्या तरतीब थी? करंट पोर्शन ऑफ लोन, करंट पोर्शन ऑफ लीज, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, इंटरेस्ट पेएबल, डिविडेंड पेएबल और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सारी चीजें थी। अभी फिलहाल कौन सी चीज नजर आ रही है? नहीं यार, ट्रेड पेएबल्स नहीं, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स लिखें क्योंकि ये आपको नाम आहिस्ता आहिस्ता यूज टू होने चाहिए। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ट्रेड पेएबल्स लिख सकते हैं, लेकिन मैं आदत डालना चाह रहा हूं ट्रेड पेएबल्स खाली नहीं होते, इसमें ट्रेड एंड अदर पेएबल्स भी होते हैं। ओके, हाँ जी भाई, अगेन मैं कह रहा हूं तरतीब आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं, कोशिश कर ले करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज में तरतीब की, लेकिन कुछ तरतीब इंशाल्लाह आप आगे पीछे नहीं करोगे। कोई क्लास में ऐसी पहुंची हुई सरकार नहीं है यहां पे रिवोल्यूशन सरप्लस के बाद शेयर कैपिटल लिखे। तो जिस तरह इसमें यूज टू हो गए हो इस तरह उसमें भी यूज टू हो जाओ। ओके जी, अच्छा जी, पहली एडजस्टमेंट पोस्ट करें, पहली एडजस्टमेंट पोस्ट करें। एंट्री बताएं, एंट्री 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 यार पॉज करो जरा वीडियो, करो शुरू। द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑन लोन इज 6% पर ईयर। निकाले, लोन पकड़े, लोन। अच्छा, लोन के बारे में क्या एज्यूम करेंगे? साल के शुरू में लिया है, साल के मिड में लिया है, क्या एज्यूम करेंगे? इनटू अच्छा, एक काम हुआ था आपको पता है, वेबसाइट कॉस्ट में स्ट्रेस टेस्टिंग, किसी को रस याद है? स्ट्रेस टेस्टिंग मैं सोच रहा हूं किसी दिन आपके ऊपर स्ट्रेस टेस्टिंग करूं, आप पे लोड डाल के देखें आप कैसा बिहेव करते हैं, क्योंकि पेपर में अक्सर लोग यही बाहर निकल के कहते हैं कि स्ट्रेस मैनेज नहीं हो सका। पता नहीं क्या चीज़ अपनी तरफ से कोई बनाई हुई है, और स्ट्रेस, डिप्रेस और पता नहीं कौन कौन से अल्फाज का, एंग्जाइटी, वो इधर उधर से सुनते हैं और अपने ऊपर जो है वो फिट करने लग जाते हैं। अच्छा, ये होते हैं उसमें, मुझे भी हो रहा था। ये जो एंग्जाइटी रिमूव करना, स्ट्रेस रिमूव करना, इस तरह की वीडियोस ना देखा करें खुदा के लिए। अच्छा, बिला वजह कोई चीज़ होती नहीं, उसको सर पे चढ़ाया होता है। 50,000 अब 6%, 3,000। अब सवाल में नजर मारें कि उसने इंटरेस्ट ऑलरेडी बुक कर दिया हुआ है, कितना? 1500 का। अब 1500 का इंटरेस्ट उसने ऑलरेडी बुक कर दिया हुआ है, व्हाट शुड आई डू? उसमें से कितना बुकेबल है, यानी कितना रिकॉर्ड कर लूं? तो इसका अक्सर सवाल में ये आता है पेपर में
कि इंटरेस्ट ऑफ 6 months हैज नॉट बीन एक्रूड, लेकिन अब उसने बताया नहीं, उसने क्या टोटल है 6%, उसमें से पेड है 1500, तो बाकी 1500 टोटल 3000 है ना, बाकी 1500 पेएबल है। आप पेएबल की एंट्री बता दें। फाइनेंस कॉस्ट डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, कितने से? 1500 से। तो ये इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, हाँ इसको उसमें भी डाल सकते हो, फाइनेंशियल लाइबिलिटी डिवेंचर के अंदर भी डाल सकते हो अलग से, उसमें ना फिर वो डिटेल से बताएगा कि ये एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, मैंने इसको नॉर्मल लोन ही ट्रीट किया है। अच्छा अच्छा, आप मुझे ये बताएं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, कि सवाल में मैंने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, जो सवाल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ताकि हमें जरा रिवाइज हो जाए। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, और इन दोनों को ऐसे पकड़ के हम करके वहां लेके जाएंगे। अच्छा, ये तो सिर्फ ऐसे बरकत के लिए बनानी है, आप लोगों के लिए नहीं बनानी, आप लोग भी बनाए ना, हम ना बनाए वाला तो प्रोग्राम नहीं है। अब आप मुझे ये बता दें, जितनी चीजें होनी है दैट शुड बी N1 N2 N3 और वर्किंग 1 वर्किंग 2 वर्किंग 3, वर्किंग 1 वर्किंग 2 वर्किंग 3। अच्छा, सवाल आप लोगों ने सारा पढ़ लिया है, अब आप मुझे ये सजेशन दे दें कि मैंने जो वर्किंग्स खोलनी है वो सेल की खोलने की जरूरत है? नहीं, सेल में कोई चीजें नहीं आनी। कॉस्ट ऑफ सेल की खोलने की जरूरत है? वर्किंग 1 या 2? 1 कर लें, क्योंकि सेल की तो वर्किंग नहीं है। अच्छा, अदर इनकम, मुझे कोई खास अदर इनकम जैसी नजर नहीं आई सवाल की, क्योंकि डिप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है, टैक्स की एडजस्टमेंट है, खोल लेंगे वर्किंग, बाद में अदर इनकम में डैश डाल के क्रॉस करके आ जाएंगे, क्या हो गया, कोई गलती से खोल लेगा। ऐसे अभी सवाल ना ये हो जाए तो वो हो जाए, तो मैं साथ साथ बता रहा हूँ जो हो जाए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस कोई सवाल में इतने हैं नहीं, खुदा ना खास्ता कोई वर्किंग ना खोली बाद में खोल लेंगे, नहीं भी खुली वर्किंग तो नोट का सवाल नहीं है, यहां 2-3 अदर एक्सपेंसेस जमा करके लिख देंगे, इतनी भी गुंजाइश अवेलेबल है, बिकॉज मैं नोट तो बना नहीं रहा। वो तो नोट तो फिक्स वाले सवाल में बनाए थे, एक सवाल हमने P&L का कर लिया हुआ फिक्स, इसमें नोट्स बनाए थे, एक BSZ वाला कर लिया हुआ। इसके बाद टैक्स एक्सपेंस, वर्किंग 4, दैट विल बी फाइनेंस कॉस्ट एंड सॉरी दैट विल बी CT एंड DT। रिवैल्यूएशन सरप्लस की वर्किंग की जरूरत नहीं है, वो फिक्स एसेट की जो लंबी वाली वर्किंग खुलेगी उसी वर्किंग के अंदर आ जाएगा। तो PPE की वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग नंबर ऐसा चोर, अब मुझे कोई वर्किंग नजर नहीं आ रही जो मैं खोलूं, जरूरत पड़ेगी तो हम खोलते रहेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन ये जो है ना 3 वर्किंग स्पेट ऑलमोस्ट खुला ही करेंगी, कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और फाइनेंस कॉस्ट, ये अक्सर खुला करेंगी, और अगर टैक्स का डाटा दिया हुआ तो फिर CT DT की भी खुलेगी, तो ये वर्किंग्स आमतौर पे खुला ही करेंगी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंट्रोल N, वर्किंग 1, कॉस्ट ऑफ सेल, पहले उधर वर्किंग के नंबर नोट कर लें। भाई वो पॉज करो जरा। कॉस्ट ऑफ सेल 5-6 लाइनें छोड़ दें, काफ़ी हैं। वर्किंग नंबर 2, चार 5 लाइनें छोड़ दें, काफ़ी हैं। ये किस सफ़े पे कर रहे हैं? तीसरे सफ़े पे। तीसरी वर्किंग भाई, फाइनेंस कॉस्ट, 4-5 लाइनें छोड़ दें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, और कितनी छोड़नी है? कॉस्ट ऑफ सेल में बड़ी लंबी लाइनें छोड़नी पड़ी थी हमें, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, वो पता नहीं, आज तो कोई इतना फड्डा ही नहीं होना। वर्किंग नंबर
और वर्किंग नंबर टैक्स एक्सपेंस। बस ठीक है, वर्किंग 5 अभी रहने दें। क्या चीज? हाँ जी, हाँ, स्टेटमेंट इक्विटी को वर्किंग का पार्ट बना दे, बिल्कुल। वर्किंग जीरो आप लिख दो, मैं तो बस समझने के लिए बना, नहीं नहीं सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ मैं वैसे ही, हाँ बना दो वर्किंग का पार्ट। अच्छा भाईजान एक बात आप सुनिएगा गौर से, थोड़ा सा ना एक चीज़ है जो सवाल है ना इस टाइप के जिसमें नोट्स नहीं मांगे हुए, उसमें थोड़ा सा हम मजबूर होते हैं कि अदर इन्फॉर्मेशन से सवाल शुरू करें फिर हम लेके चलें। लेकिन जो सवाल होते हैं नोट्स वाले, ये तो नोट्स के बगैर वाले हैं, उनमें फिर क्योंकि फिगर्स में गलतियां नहीं होती तो उनमें हम फिगर्स पकड़े थे और पकड़ के एज इट इज उठा के डालते जा रहे थे। कुछ को फेस पे डाल रहे थे, कुछ को नोट में डाल रहे थे। उसके लिए कल वाली क्लास यूट्यूब पे अपलोडेड है, जिसने दोबारा लेनी है वो दोबारा भी ले सकता है। तो इधर हम रेक्टिफाइंग एंट्रीज को पहले करके चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब ये वाला सवाल और वो सवाल कर लेंगे तो दोनों सवालों के करने का तरीका इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप बस रेक्टिफाइंग एंट्री से चलें। पहली रेक्टिफाइंग एंट्री मुझे पोस्ट करवाएं। अब कोई बच्चा अगर कहे कि ट्रायल में जाके कोई चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे मत दिखाएं, कोई ट्रायल में चीज़ मैंने देखनी है मैं आपको खुद बताऊंगा। फिलहाल रेक्टिफाइंग एंट्री बता दें मैंने कितने की करनी है। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट ऑन लोन, खुदा के लिए जो ट्रायल में ऑलरेडी 1500 पड़ा हुआ है उसको मुझे लिफ्ट ना करवाएं, वो मैं एक ही गो में जब क्लास में आखिरी 10 मिनट रह जाएंगे ना तो मैं यहाँ से फिगरें उठाना शुरू करूँगा और एक ही गो में डाल के उनको फेंक दूंगा। उन फिगरों की टेंशन नहीं है मुझे सिर्फ इस एडजस्टमेंट्स पोस्ट करवाएं जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट कितना? 1500। ये मैंने जगह छोड़ दी है पहली लाइन, क्योंकि पहली लाइन में ट्रायल वाली फिगर्स आ जाएंगी सबकी। यहाँ भी ट्रायल में कॉस्ट ऑफ सेल, यहाँ भी ट्रायल वाली फिगर्स। तो एक लाइन छोड़ के इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इधर क्या क्या आना है किसी को तरतीब याद हो? इंटरेस्ट पेएबल, डिविडेंड पेएबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन 1500। हाँ जी, नहीं नहीं, ट्रेड एंड अदर पेबल्स के अंदर तो नहीं आना ना। ट्रेड एंड इंटरेस्ट पेएबल, डिविडेंड पेएबल और टैक्स पेएबल, ये आप लोगों ने किसी चीज के अंदर फिक्स नहीं करना। ये तीन चीजें कैश फ्लो में भी आपको ज्यादा आती होंगी। हाँ जी, हाँ वो मैं करने लगा हूं जी। इसकी कैलकुलेशन कैसे शो करेंगे? 3000 ज़रब बोलें, लेकिन ऑलरेडी कितना रिकॉर्ड हो गया हुआ है, तो इस तरह वर्किंग शो कर सकते हैं आप इसकी। 50,000 इंटू 6% टोटल ऑलरेडी ट्रायल में जो नजर आ रहे हैं, तो बाकी 1500 ये वाला आ जाएगा। इस तरह वर्किंग शो कर सकते हैं आप। आगे चलें। देयर आर 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर व्हीकल्स 7 मिलियन का। अच्छा जी, 7 मिलियन की रॉन्ग एंट्री क्या हुई है? कहां से नजर आ रही है ये एंट्री? बोलें रेंट डेबिट, रेंट डेबिट, ये एंट्री होगी रेंट डेबिट और कैश। लेकिन इसकी जगह कितनी एंट्रीज होनी चाहिए थी? 4। आरओयू डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमोडेशन क्रेडिट। क्या ये एंट्रीज करके पोस्ट करें या सिर्फ शेड्यूल बना लें? सिर्फ शेड्यूल बना लें। चले जी खोलें भाई। वर्किंग नंबर 5 तो आप लोगों ने बुक कर ली हुई है पीपीई के लिए। 5 आप लोगों ने बुक कर ली हुई है पीपीई के लिए। 5 बना के पीपीई में 6-7 लाइनें छोड़ दें, क्योंकि सबकी अकोमोडेशन भी आनी है, उसको छोड़ें। वर्किंग नंबर 6। एलपी शेलपी के चक्कर में पड़े, बस पीवी ऑफ एलपी लिख के शुरू कर दें। पीवी ऑफ एलपी कितना रेंटल है? 7000 पहला एडवांस के इनटू 1 माइनस रेज टू पावर -3, क्योंकि 4 रेंटल है।
24408। यकम जनवरी, अक्टूबर 14। अच्छा, अक्टूबर को जब आप कन्वर्ट करेंगे ना 6 में, 7 में, 8 में या 9 में, तो उंगलियों पे गिनते रहेंगे, तो इसलिए इन चक्रों में ना पड़ा करें। यकम OCT लिख लिया करें, उस तरह बड़ा रिस्की हो जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो अक्टूबर का मतलब है 1, 10, 14। तो मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा सा रिस्की होगा, टाइम ज़ाया होगा बिलवजह पेपर में। 1, 10, 14 की जगह 1 अक्टूबर 14 लिख लें, जो सवाल में दिया हुआ है। ओके, यकम अक्टूबर 14, वन 7408 जी। यकम अक्टूबर 15, डेप्रिसिएशन इधर क्यों निकालनी है? डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में साथ ही उधर ही निकाल लेंगे, ज़्यादा वर्किंग्स क्या खोलनी। डेप्रिसिएशन निकालनी है, कैलकुलेशन शो तो करनी है डेप्रिसिएशन की। अच्छा जी, अब आप हजरात इसका P&L और बैलेंस शीट बनवा दें या एंट्रीज करके पोस्ट करें? और खुदा के लिए एंट्रीज करके पोस्ट करें, पूरी ज़िंदगी यही करते रहेंगे फिर। CA के बाद आप मुझे पता है आपने डॉक्टर भी बनना है, तो इसलिए खुदा के लिए जल्दी ख़त्म करें इसको। तो फारग करें इसको, जल्दी ख़त्म करें CA। तो अब क्या, अब एंट्रीज तो नहीं करनी इसकी। अब आप सिंपल बैलेंस शीट में बताएं क्या आता है और P&L में बताएं क्या आता है। पहले बैलेंस शीट बना लें। बैलेंस शीट में क्या आता है? ROU, लीज लाइबिलिटी और इंटरेस्ट पेएबल, और P&L में डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट। चलें पहले डेप्रिसिएशन निकलवाएं, इंटरेस्ट निकलवा दें मुझे। ये ना करें, ऐसे ना करें, शुरू वाला महीना याद आ जाता है जब साथ साथ पढ़ना था। ये कितने अरसे का इंटरेस्ट है? पे कब हो रहा है? अगले साल। लेकिन अभी पेमेंट की डिस्कशन नहीं है, अभी P&L की डिस्कशन है। ये सारा का सारा हमारे साल का खर्चा है 1741। इंटरेस्ट एक्सपेंस कहां जाएगा? P&L में या फाइनेंस कॉस्ट में? P&L में। इंटरेस्ट उधर चला गया। डेप्रिसिएशन मैंने बता दिया, इसकी ले जाएं कॉस्ट ऑफ सेल में। खुदा के लिए डबल एंट्रीज पोस्ट ना करें, P&L बैलेंस शीट पोस्ट कर दें, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। डबल एंट्रीज के चक्कर में पड़ेंगे, यही काम करते रहेंगे पेपर में। P&L बैलेंस शीट इसलिए बनाना सिखा दिया हुआ लीज के टॉपिक में। चलें जी, इंटरेस्ट बताएं जी। वर्किंग नंबर 1, ये इंटरेस्ट चला गया। डबल एंट्रीज पोस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें P&L बैलेंस शीट बनाना आता है, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। दूसरी एंट्री डेप्रिसिएशन की, एक लाइन में छोड़ा हूं, ट्रायल से आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। डेप्रिसिएशन ऑन लीज, ROU की कॉस्ट 2, एक बताए ना, 6102 6102। अच्छा जी, अब इसका फ़ायदा ये होगा कि ROU में 6102 माइनस हो जाएगा। अब बैलेंस शीट में 4 चीज़ें जानी हैं। ROU, ये घड़ी का रंगीनपन बंद करो, मुझे कंफ्यूज कर रहा है। ROU लीज लाइबिलिटी, लीज लाइबिलिटी में करंट नॉन करंट अलग अलग, और इंटरेस्ट पेएबल जी। राइट ऑफ यूज 24408। मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ आगे ब्रैकेट में लिखते हैं वर्किंग नंबर 6 से ये चीज़ें आई हैं। ये वर्किंग 6 से आया है और ये वर्किंग 1 से आया है। ये वर्किंग 6 से आई है और डेप्रिसिएशन वर्किंग 1 से। दोनों लिख दें, यहाँ ये वाली, यहाँ वो वाली। ROU
बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी शो करने के लिए किसी और के साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें? नहीं, हमारे साल की पेमेंट के नीचे भाई ये लाइन लगानी नहीं होती। मैं देख रहा था लाइनें लगा रहे हैं आप लोग टेस्ट में, उसमें एक बच्चे का लाइनें लगा रहे हैं, लगानी नहीं होती। 2-2 साल के होंगे तो कौन कौन सी लाइनें लगाएंगे? स्केल रखना होता है, पहले बताया करिए। अच्छा, तो स्केल रखना होता है, लाइन नहीं लगानी होती। हमारे साल की पेमेंट के नीचे क्या लगा दें? लाइन लगा दें। ये हमारे साल की पेमेंट के नीचे क्या लग गई? लाइन। ये करंट है, ये करंट है, और ये किस में चला गया? और ये नॉन करंट। करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन 5 to लीज ऑब्लिगेशन। किधर बैठा हुआ है? नाम क्या है आपका? कोई ना कहा करो, भाई कहा करो। आज के बाद ओई डिलीट कर दो अपनी डिक्शनरी से। आजम भाई की फरमाइश कि नॉन करंट करंट के कभी आपने अलग अलग टोटल नहीं किए, तो आज इंशाल्लाह हम नहीं करेंगे आज भी। अच्छा, लीज ऑब्लिगेशन का करंट और नॉन करंट पोर्शन हो गया। एक चीज और जानी, इंटरेस्ट पेएबल। थोड़ा सा झुकें मेरे साथ साथ, चलिए। इंटरेस्ट, ये व्हाइट बोर्ड नीचे है। इंटरेस्ट पेएबल ऑन लीज 1741। ये मैं बातें क्यों कर रहा हूं बार बार? इसलिए कि एंड पे मैं आपको सबक दूं कि दूसरों के कमरों में जाके इस तरह की गलतियां नहीं निकालते। ये एंड पे मैंने जाके कहना है इस तरह की बातें हमें नहीं करनी चाहिए सरासी की क्लास में आके। ये व्हाइट बोर्ड इधर है, ये जगह ऐसे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। भाई आपको क्या, आप एक दिन के लिए आए, मेहमान है, गुजारा चलाएं, आगे चलें, हम क्यों गलतियां निकालें? तो ये एंड पे हमने कंक्लूड भी करना है इसको। ये छोटी छोटी गलतियां निकाल रहे हैं ना हम। 3 घंटे का बस का सफर होता है, बस के ड्राइवर की जान ली होती है आपने। दो 3 घंटे में एनरोलमेंट हो जाती है। अच्छा, अब नहीं, भाईजान ने अभी मुझे आने से पहले ही मुझे रास्ते में पकड़ लिया। भाईजान आपने टोकन इशू कराए हुए हैं, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। फिर दूसरा हाल ये था कि 7 से लेके 8 बजे तक बंदे बाहर इकट्ठे हो जाते। 60-70 बंदे जिन्होंने एडमिशन लेना था वो इकट्ठे होते। जैसे ही 8 बजे दरवाज़ा खुलता तो कुछ सोच के ही कुछ करते हैं। अगली दफ़ा और ज़्यादा बेहतर कर लेंगे, घर में टोकन भेज देंगे। अच्छा, अगली बात मोहतरम ये है, यहां तक 90% मार्क्स आपके सिक्योर हो जाने हैं ये एडजस्टमेंट्स पोस्ट करके। एक एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट की भी है, दैट इज रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री। दिस वाज ए वेरी इजी डिस्कशन। ROU, लीज लाइबिलिटी, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, रेलिवेंट जगहों पे पार्क कर दिया। यहां तक इस एडजस्टमेंट के 90% मार्क्स सिक्योर हो गए। नाउ 10% मार्क्स अब आपके बकाया रह गए हैं इस एडजस्टमेंट के, वो आपने गेन करने हैं बाय रिवर्सिंग द रॉन्ग जर्नल एंट्री। नाउ वेयर इज द रॉन्ग जर्नल एंट्री? प्लीज टेल मी, वेयर इज द रॉन्ग जर्नल एंट्री? दैट इज ऑन द फेस ऑफ ट्रायल। अब ऐसा करें कि ट्रायल से जब आपने ये 8600 उठाना है तो आपने उसमें 7000 नहीं उठाना। मैं एक एंट्री करने लगा हूं 8000 में, -7000 रेंट क्रेडिट। सर डबल एंट्रीज करवा दें? चलें करवा देता हूं, वो मैं जरा टाइम लग जाएगा उसमें। मैं सिर्फ सिंगल एंट्री पोस्ट कर रहा हूं, रेंट क्रेडिट। क्या हुआ वह रेंट 8600, उसमें से मैंने 7000। अब जब ट्रायल उठाऊंगा तो क्या होगा? सिर्फ
1600। ये पेपर के फेस पे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, ये कोई मसला नहीं। मैं आपको ये नहीं कह रहा, लंबा काम नहीं कह रहा, लंबा काम भी आप कर सकते हैं, वो फिर बहुत लंबा काम हो जाना था कि आप इधर कोई नई लाइन डालते रेंट, ये तो अजीब सी चीज है, एक्सेप्टेबल नहीं है, और आप एज पर ट्रायल फिगर उठाते 8600, और अब आप रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करते 7000, तो ये कुछ अजीब सी स्टोरी बन जानी थी, क्योंकि P&L के मुंह पे अजीब सी चीज आ जानी थी जो P&L का हिस्सा ही नहीं है, कहीं ना कहीं क्लब होनी चाहिए। इसको आप देखने के आदी हैं कि ट्रायल वाली फिगर उठाओ और उसमें से गलत फिगर माइनस करो, बकाया फिगर को पोस्ट कर दो। बकाया फिगर की भी अलग डिस्कशन है, उसको भी छोड़ें। तो बजाय के रेंट को इधर लाके सही करें, हमने कौन सा रेंट अब P&L के मुंह पे लेके जाना है, उसकी जगह हमने डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट लेके जानी थी, वो हम लेके चले गए हैं। अब थोड़ी देर के लिए आप हजरात ओरिजिनल रॉन्ग रेक्टिफाइंग सोचें। ओरिजिनल ROU डेबिट लीज, बातें शुरू हो गई हैं। ROU डेबिट लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, लीज लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट। ये 4 एंट्रीज आपने पोस्ट कर दी, इसे कहते हैं ओरिजिनल को पोस्ट करो। अगला काम होता है रॉन्ग को रिवर्स। अगला काम क्या होता है? व्हाट इज रॉन्ग? रेंट डेबिट। व्हाट इज रॉन्ग? रेंट डेबिट। इसको जरा उल्टाएं, रेंट क्रेडिट और कैश। क्यों कैश क्यों करना है? ये पानी आ गया था, अगली रो में आ जाए, अगली रो में आ जाए, ये इसी से आ रहा है, चेंज कर लें रो। अच्छा, अब आप मुझे बताएं क्या हो गया है? रेंट डेबिट। क्या हो गया है? रेंट डेबिट। और क्रेडिट क्या हो गया है? कैश। अब क्या कैश वैसे भी तो क्रेडिट हुआ होगा उधर किस एंट्री में? लीज लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। लीज लाइबिलिटी क्या क्यों जा रही है? क्या जाना? अच्छा, लीज लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, उस एंट्री में भी तो रेंट होना था। इधर क्या हो गया? रेंट डेबिट हो गया या लीज लाइबिलिटी डेबिट हो गई? तो इसलिए रेंट क्रेडिट कर दें। तो जो चीज ट्रायल के फेस पे गलत नजर आ रही है उसे ट्रायल से धक्के देकर निकाल दें। अच्छा जी, देखें भाई, सॉल्यूशन में ये इतना ज्यादा क्यों आगे जाना पड़ा है? सवाल किस नाम से है? खुदा के लिए ये काम पेपर में नहीं करना। ROU डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट, लीज डेबिट बैंक क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट इंटरेस्ट पेबल, ये ओरिजिनल एंट्रीज। एंट्री पास बाय अकाउंटेंट, रेंट डेबिट बैंक क्रेडिट। अब मैं ये कह रहा था कि ओरिजिनल एंट्री में भी कैश की एंट्री अकाउंटेंट नहीं भूलता, रॉन्ग एंट्री में भी उसने कैश क्रेडिट कर दिया होगा, तो मैं कैश को क्यों नहीं हिट करा रहा? क्योंकि कैश के। अब मुझे बता दें, अगर मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूं, होना चाहिए था, हो गया, पीछे इनको पोस्ट करने और इस डेबिट को रिवर्स करने। अब इस डेबिट को मुझे रिवर्स करा दें। 7000 डेबिट अकाउंटेंट ने कर लिया है, इसे कैसे रिवर्स करूं? 7000 को क्रेडिट कर दूं। ये मैंने आपको पोस्ट करवाई है एंट्री। ट्रायल के फेस से अल्लाह का शुक्र है 7000 आपने फारिग कर दिया। डन, ओके। अब पीछे बच कितना गया? 1600। उसको भी इधर से ही बारों बार खत्म कर दें, इसके बैलेंस को 0 कर दें। 1600 यहां से निकालें रेंट क्रेडिट, और इसको कहां डाल दें? जल्दी 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 जल्दी, इस 1600 को कहां डाल दें? द अदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ व्हीकल रिलेट्स टू अ व्हीकल फॉर 5 months एंड रेंट शुड बी चार्ज टू, रेंट शुड बी चार्ज्ड टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और शुड अपीयर एज अ सेपरेट लाइन इन रेंट। तो ये तो सिंपल मिसक्लासिफिकेशन हो गई है। तो इस 1600 को यहां से निकालकर कहां डाल दें?
बस यहां से निकाल के ऑपरेटिंग में डाल दें, क्योंकि इसका एक्सपेंस ही बुक होना होता है, इसकी पीवीज नहीं निकलती, क्योंकि रेंट शॉर्ट टर्म लीज के केस में कहा जाता है एक्सपेंस, और लो वैल्यू एसेट के केस में भी एक्सपेंस। तो इस 1600 की क्लासिफिकेशन एरर है या ये भी अकाउंटिंग गलत हुई है? इट शुड बी चार्ज्ड एज एन, हाउएवर इट इज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन रेंट। तो निकालें जी 1600 को, यहां से निकाल दें बारों बार और कहां जाके डाल दें? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। बताएं जी, रेंट एक्सपेंस कितना? 1600। पॉज करो। अच्छा जी, हाँ जी, ये वाला एसी बिल्कुल ही बंद कर दें, कल सर आसिफ भी चला ना सके, इसको बंद करो यार। अच्छा जी, वैसे तो मार्जी तौर पे इस कमरे में आए हुए हैं, गुजारा चला लो यार, इसको भी यार करवा लें जो करवाना है। अच्छा जी, चलें जी आगे। और भाईजान ताड़ी मेहरबानी यार, डेप्रिसिएशन रह गई है, रिवैल्यूएशन रह गई है, करा लेने दो, क्लास खत्म करिए फिर करो जाइए अपने अपने। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, 5 बजे तक का कह के आए हो? मैं 5:07 तक का कह के आया हूँ घर वालों को, सोच है। अच्छा यार, other plant and equipment is depreciated at 20% per year by reducing balance method. लीज होल्ड प्रॉपर्टी के अलावा जरा देखें अदर प्लांट एंड इक्विपमेंट किधर है? कोई पड़ा हुआ है अदर प्लांट एंड इक्विपमेंट? बस ये एक ही है प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसको किस तरह डिप्रिशिएट करना है? 20%। अच्छा जी, कैलकुलेटर, हाँ 1600 को मैं बताता हूं। द अदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ व्हीकल, what how many contracts are there? 2. One is for 7,000 and other is for 1600. The contract of 1600 is for a vehicle leased for 5 months. It should be charged as an, but where it is appearing as a separate line item in rent, it should be reclassified to। लेकिन मैं ये कह रहा हूं इसको निकाल यहीं से दो फेस से, लेकिन जब डालना हो तो बेहतर है कि 35,000 जमा 1600 करके, ये तो नहीं स्टेपल करना क्वेश्चन पेपर साथ, तो इसको माइनस कर दो 1600 यहीं से, लेकिन जमा कर दो 1600 कहां पे? अब ऑब्वियसली खोल के फिक्रें और फिर करना वो बड़ा लंबा काम हो जाएगा। कुछ चीजें इंशाल्लाह हम फेस पे ही फारक करते जाया करेंगे, साथ साथ चपेट मारते रहे बंदा सेट रहता है, तो फेस पे ही साथ साथ फारक करते रहे थोड़ा थोड़ा। ओके, सो एडजस्टमेंट्स आर गोइंग वेरी स्मूथली, लेट देम गो स्मूथली। डेप्रिसिएशन बता दें, ये 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। साथ साथ मोबाइल तो यूज़ होता रहता है बंदे का, तो पता ही है आपको। अच्छा, प्लांट एंड इक्विपमेंट, अब मैंने नाम याद कर लेने उन लोगों के जो मोबाइल यूज़ करते हैं। प्लांट 197 पे रेट लगाना है या 197 माइनस 47? 197, और एंट्री क्या करनी है? डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। करें जी, करें 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 करें। डेप्रिसिएशन किसकी? कॉस्ट माइनस, माजरत मैं 3 0 नहीं लगा रहा, 3 0 और भी लगाने हैं जब जवाब आएगा, इनटू 13, 20% लगा के 30,000। एंट्री बताएं। डेप्रिसिएशन डेबिट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 30,000 से। डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेशन क्रेडिट। अक्यूमुलेशन क्रेडिट कहां करूं? कॉस्ट ऑफ सेल में। माशाल्लाह, डेप्रिसिएशन डेबिट करनी है कॉस्ट ऑफ सेल में, अक्यूमुलेशन कहां करूं? क्रेडिट। अच्छा, ये पीपी की वर्किंग देखिएगा कैसे होती है अगर नोट ना बनाना हो। अगर नोट ना बनाना हो तो पीपी की वर्किंग देखिएगा कैसे होती है। प्लांट, ये प्लांट का कैरी डाउन आ जाता है। 1 मिनट इधर देखें, हाँ कोई एडिशंस वगैरह ना हो तो भाई यही ब्रॉड डाउन है, यही कैरी डाउन है।
लेस accumulated brought down प्लस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। ये जी बीवी का तरीका आज मैंने आपको बता दिया। तो प्लांट का कैरी डाउन आता है, अकम्युलेशन में क्या होता है, ब्रॉट डाउन प्लस इज इक्वल टू कैरी डाउन। अब आप मुझे बता दें, ये तरीका पूरा तो नोट करने की जरूरत नहीं, बस मुझे सिर्फ इस वक्त डेप्रिसिएशन चाहिए। तो डेप्रिसिएशन बता दें कितनी है, 30। ओहो, आप लोग पता क्या कर रहे हैं, आप लोग ट्रायल वाली फिगरें भी बीच में ठोकी जा रहे हैं। ट्रायल वाली फिगरें एंड में मैं उठा लूंगा, मुझे भी याद है, आपको भी याद है, मुझे टेंशन नहीं है उसकी। ट्रायल वाली फिगरें एंड पे उठा लूंगा। आप जो ट्रायल की फिगर मैं ऊपर छाती मारने जाता हूँ, आप उसे कहते हैं भी जेब च पा के ना ले आओ। और भाईजन प्रोग्राम लाया था तुसी इत्थे की ब्रो। तो आप सिंपल एंट्री करें, डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इंशाल्लाह बीडी उठाएंगे जब ट्रायल से, और ट्रायल से जब ये बैलेंस उठाएंगे तो बीवियां शीवियां आ जाएंगी, टेंशन ना लें बीवियों की। ओके, अगली डेप्रिसिएशन कर दें। The leasehold property has a 25 साल life and is amortized at on 30 सितंबर 15 the leasehold property was revalued to 220 million and the directors wish to incorporate this revaluation in the financial statement। एक तो तुम लोगों की विशेष हमें मरवा। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 7 रिवैल्यूएशन। वर्किंग वास्ते बंदा लेके जाना नहीं, आप नहीं करनी है। वर्किंग नंबर 7, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट, रिवैल्यूएशन सरप्लस, P&L, टैक्स और टैक्स DTL, हाँ, नेट सरप्लस। अच्छा जी, कहां से स्टार्ट करें, ओपनिंग बीवी से। ओपनिंग बीवी से यकम अक्टूबर 14। सवाल में जाएं, ओपनिंग कॉस्ट 250, ओपनिंग कम्युलेशन भाईजान 3 मिनट प्रोग्राम सीए करो। घर वाले ने सीए करने गप्पा मारने नहीं भेजा, मुंडे ने ले जाओ सितंबर जिन्हें मुझे गल्ला कर लिया जी। टैक्स रेट दिया हो, जब टैक्स रेट दिया हो तब लास्ट वाले 2 कॉलम ऐड करने हैं, और अगर टैक्स रेट नहीं दिया हुआ तो फिर लास्ट वाले 2 कॉलम ऐड नहीं करने। अच्छा जी, चलें भाई, पहले डेप्रिशिएट करूं या रिवैल्यू? क्यों, रिवैल्यूएशन साल के एंड पे हो रही है, तो पहले डेप्रिशिएट कर दें। सिंपल स्ट्रेट लाइन पे लगाएं, 250 डिवाइडेड बाय 10 कितों आ गया, 25, 10, 30 सितंबर 15। यार तूने वजह नहीं बताई छुट्टी की। क्लोजिंग बुक वैल्यू, लेकिन अभी रिवैल्यू करें। क्लास के बाद मेरे पास टाइम नहीं है। रिवैल्यूड अमाउंट 220। किस कॉलम को तोड़ना है, सरप्लस वाले को। रेट टैक्स का 25%, 15। आज ज़रा तसल्ली से देखने वो एंट्रीज सारी, सरप्लस में क्या जाने हैं, फिर स्टेटमेंट इन इक्विटी में क्या जाने हैं, ये सारी चीज़ें और से देखनी है।
इस तरह की एडजस्टमेंट अभी हमने अगले से अगले सफ़े पे की हुई है पास पेपर क्वेश्चन 11 में। अगले से अगले सफ़े पे जो सवाल था पास पेपर क्वेश्चन 11, उसमें सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट थी यही वाली रिवैल्यूएशन की। उसमें जाके देखें रिवैल्यूएशन साल के शुरू में हो रही थी, एंड पे हो रही थी। क्वेश्चन 11 काफ़ी पहले का किया हुआ है, 15 दिन पहले का किया हुआ है। रिवैल्यूएशन कब हो रही है? साल के स्टार्ट में हो रही है, स्टार्ट में हो रही थी। तो स्टार्ट वाला सवाल भी हमने किया हुआ है और ये ईयर एंड वाला सवाल आज कर रहे हैं, हो रही है। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दें क्या काट दूं? ये वाला कॉलम काट दें। अब आप हजरात आज ज़रा देखें पोस्टिंग कैसे होनी है। किसी को पट्टी याद हो? ग्रीन पट्टी और स्काई ब्लू पट्टी। एंट्रीज मैं एक दफ़ा आपको करके बता देता हूँ, फिर आप हजरात ने जो है वो मुझे मशवरा देना है कि इनकी पोस्टिंग मैं कैसे करूँ। एंट्रीज मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपने मुझे फिर पोस्टिंग का तरीका बताना है जी। हाँ जी, एडजस्टमेंट 4 में टैक्स रेट नहीं है तो क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि हर एडजस्टमेंट के साथ बरकत के लिए अलग से टैक्स रेट दिया करे। टैक्स रेट तो एंड पे ही होगा ना, एक दफ़ा सवाल में दिया हुआ। तो जब भी ये रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट करनी है, एक ये वाली और एक अगर इन्वेस्टमेंट्स रिवैल्यू हो रही हों तब भी वो जो उससे ही वाली थी। चलो एक दिन दिखाऊंगा आपको वो सवाल। अच्छा, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है तो आपने ये 2 कॉलम डाल देने अगर टैक्स रेट दिया हुआ है, वरना नहीं डालना। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ठीक है जी। तो ये डेप्रिसिएशन कहाँ चली जानी है? कॉस्ट ऑफ सेल में, और साथ कौन सा अकाउंट हिट हो जाने? अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन। इसके बाद अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में बैलेंस पड़ा होगा 50 का, ओपनिंग भी 40 और फॉर द ईयर 10, 40 से 10, उस 50 के बैलेंस को आप शिफ्ट करेंगे। अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट वार्म अप, स्काई ब्लू वाली एंट्री वार्म अप, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट कितने से? 50 से। और फिर अगली एंट्री करेंगे एसेट डेबिट, डीटीएल क्रेडिट और सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। ये सारी आप एंट्री करेंगे। इसमें मेरा ये मशवरा है कि आप हजरात काम आसान कर लीजिएगा, हर वो एंट्री जिसमें एसेट और अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आ रहा है उस एंट्री को स्किप कर दीजिएगा और इस 220 को बैलेंस शीट में ले जाइएगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा। एंट्री की वो साइड जिसमें एसेट हिट हो रहा हो या अकम्युलेटेड, उस साइड को भूल जाइएगा, क्योंकि ये कैरी डाउन तो आ ही गया ना, बस बाकी चीजें कर लें। अब मेरे साथ आपने पोस्टिंग करानी है और मुझे बताना है मैंने क्या क्या पोस्ट करूं। डेप्रीसिएशन डेबिट, अकामू छोड़ें, अकामू छोड़ें, बस डेप्रिसिएशन डेबिट ये मैं अभी कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाता हूं। अकामुलेटेड डेप्रीसिएशन छोड़ें, एसेट क्रेडिट 50 छोड़ें, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल है, इतना टाइम लगाएं। अगली एंट्री एसेट डेबिट छोड़ें, एसेट डेबिट इन द एंड तो ये फिगर आई जानी है। एसेट डेबिट क्या, बस एसेट डेबिट छोड़ें। सरप्लस इंशाल्लाह मैं अभी ओसीए में लेके जाऊंगा और ये वाला डीटीएल में लेके जाऊंगा। डन। अब आप हजरात मुझे ये बता दें, एंट्री सोचते जाएं और पोस्ट करते रहें। डेप्रिसिएशन डेबिट अकामू नो अकम्युलेटेड छोड़ें, बस डेप्रिसिएशन डेबिट कहां डालूं? किसकी डेप्रिसिएशन? प्रॉपर्टी की। वर्किंग नंबर कितनी? डेप्रिसिएशन डेबिट अकामू को छोड़ें, अकामू की टेंशन ना लें। अच्छा, इसके बाद वार्म अप की एंट्री भी ना करें ना। अकामू डेबिट एसेट क्रेडिट, इन द एंड एसेट तो यहां सही वाला आ जाना है। अगली एंट्री एसेट डेबिट, डेबिट करने का फायदा क्या है? ये कैरी डाउन तो वैसे ही निकलाना है। एसेट डेबिट डीटीएल क्रेडिट, कितना? 5 डीटीएल क्रेडिट और 15 सरप्लस इन, इसके लिए आपको रन करना पड़ेगा 15।
खुदा के लिए सरप्लस को ओसीआई में डालिएगा, इन द एंड स्टेटमेंट चेन इक्विटी में इकट्ठे लेके जाएंगे। कुछ लोग डायरेक्ट स्टेटमेंट चेन इक्विटी में ले जाते हैं, ब्लंडर है। इसको यहां डालें बस पहले। जी जी, वर्किंग रेफरेंस देने, वर्किंग रेफरेंस देना यहां। अच्छा आप बता दें ये पोस्टिंग क्या बनी? डेप्रिसिएशन डेबिट अकामू छोड़ें परे, कॉस्ट ऑफ सेल में चलेगी। अकामोडेशन डेबिट एसेट क्रेडिट छोड़ें, एसेट डेबिट छोड़ें, ये 220 उठा लेंगे। डीटीएल सरप्लस इन ओसीआई। अच्छा जी, अब मुझे बता दें 220 उठा लो ना, अब सारी एंट्रीज करने के बाद पता चले 220 ही भूला हूं। 220 अब ओवरऑल उठा लें। 220 को कहां डालें? एक्सेलेंट, पीपी में। लेकिन मेरे ख्याल से अब हमने शॉर्टकट मारा है। हमने कौन सा नोट बनाना है? बस प्रॉपर्टी की डायरेक्ट वैल्यू लिख दें उठा के, 2 लाख 2,20,000। यहां आप लोगों ने ये रुपीज इन मिलियन में कराई है कैलकुलेशन? ओ यार, डेट इज रियली वियर्ड। रुपीज इन मिलियन में, अजीब। चलते चलते सवाल रुपीज इन थाउजेंड में चल रहा था और ये वाली कैलकुलेशन आपने किस में करा दिया है? रुपीज इन मिलियन में। तो फिर तो पोस्टिंग भी सारी फारग हो गई है। 15,000। डेप्सियन तो सही है कॉस्ट ऑफ सेल में, वो भी ब्लंडर है, वो भी गलत गई है, वो सही गई है। फिर डीटीएल भी फारग है, डीटीएल भी फारग है। तो ये भी इंशाल्लाह पेपर में हो जाता है कभी कभी, तो ये भी पेपर में हो जाता है कभी कभी। अच्छा रशीद, अब करें क्या? 1 मिनट, 10,000 को ले जाएं उधर। ये तो हम मेरे ख्याल से ले गए थे, पता नहीं किसी अच्छे बच्चे ने उसको 10,000 याद करवा दिया होगा। अच्छे बच्चे इधर क्लास में खड़े हुए हैं। अच्छा 10,000 ये हो गया, अस्तगफुरुल्लाह। उसके बाद एसेट डेबिट 20,000, इसको छोड़ें। डीटीएल 5,000। ये जब वर्किंग हो रही थी तब आप वाले शहजादा जो है बड़ा बनता है, तैयार होके ऐसे आया हुआ जैसे जिंदगी में आखिरी मौका मिला तैयार होने का, और जब फिर सवाल चल रहा है उस वक्त ये बोल नहीं रहा। तो डीटीएल क्रेडिट 5,000 और सरप्लस इन पूरा 15,000। चलें जी, आखिरी एडजस्टमेंट, आखिरी एडजस्टमेंट। हाँ क्या? तो फिर, हाँ फिर, तो क्या? कौन सी ब्रेक? टैक्स नहीं निकालना, टैक्स निकालना नहीं आता। सीटी डेबिट सीटी क्रेडिट, इससे पहले ब्रेक मांगनी है। ये कोई ब्रेक मांगने वाली चीज है? मैं क्या पता नहीं किस चीज की ब्रेक है। कह रहे करंट टैक्स से पहले ब्रेक देता मुझे। द प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। मुस्कुराओ, मुस्कुराना, मैं कह रहा हूं मुस्कुरा, नहीं भी आ रहा फिर भी मुस्कुरा। खत्म बात, कह दिया तो बात खत्म जी। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट। अब ये एंट्री करें मत, ऐसे ही पोस्ट कर दें। वर्किंग नंबर 4, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट। आज के बाद मैं नियत करता हूं सीटी नहीं लिखूंगा। ये क्या हुआ? सानू नहर वाले पुल पे बुला के पूरा सेशन अपनी नियतें चेंज कर ली हैं। अब तो सीटीई ही ख्वाब में आता है। ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, पॉजिटिव साइन के साथ। खर्चा है, खर्चा है। फेस पे लेके जाके मैं बता दूंगा क्या करना है। अक्सान बस ये करवा लेने दो। टर्म टेस्ट 2 के नंबर भी मैंने आपको बताने हैं, सबको दिए। 0 नंबर आए हैं जी भाई के। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, बातें ऐसे कर रहे होते हैं जैसे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो चुके हैं और टेस्ट सारे दे रहे हैं साथ साथ। प्रोविजन फॉर 18,000। इसमें और कोई बात नहीं है कि आपके साथ वाले की बरकत है इतनी जल्दी सवाल हो गया है। उसका कोई ऐसा अमल था आज जो कि कमाल था, तो शाबाश दें उसे साथ वाले को।
दूसरों की अच्छाइयाँ देखा करें, अपनी खामियां देखा करें, आप बहुत जल्दी तरक्की कर जाएंगे। एक ये बात होगी, और दूसरी बात होगी दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखें, दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखें, तो इंशाल्लाह ये टेंशन, डिप्रेशन, ये सब ख़त्म हो जाएगा। और तीसरी बात हो गई, मुसीबतें आ जाएं तो सब्र करें, और नेमतें आ जाएं तो शुक्र करें, तो बस ये वली अल्लाह बन जाएंगे। अभी हम कुछ और बात कर रहे थे। अच्छा, वो मैं दिखा देता हूँ। मुझे आखिरी एडजस्टमेंट पोस्ट कर लेने दें, फिर जो है ना कोई ऐसे वाला प्रोग्राम भी है कि इसमें कोई सेव करने की ऑप्शन भी होती है। चलें छोड़ें, वो ज़्यादा बच्चों को बतानी नहीं होती चीज़ें। अच्छा आगे चलें। अब मुझे आप ये बता दें कि आखिरी बात, एट 30 सितंबर 2015 देयर आर, भैया ये जब पढ़ते हैं ना तो फिर पता चलता है, फिर छठी का दूध याद आ जाता है। एट 30 सितंबर 15 देयर आर TTDs ऑफ द रेट इज, ये वैसे मैं लेंथी काम कर रहा हूं, अगर पेपर में आप अवॉइड कर सके तो कर दीजिएगा। ये है ना, तो मेरे ख्याल से इस तरह ना कीजिएगा, डेफर टैक्स के टी अकाउंट में बाप लिख के रेट लगा दीजिएगा, बेटा निकल आएगा, बेटा ऑटो पे लगा होगा, बेटा निकल आएगा। लेकिन अगर आप इस तरह आपने करना है तो इस तरह कर लीजिएगा। इस तरह आपको ज़रा याद है, एट लिखा हुआ है ना, फॉर द ईयर ने लिखा हुआ है, एट 30 सितंबर, और टैक्स नो, व्हाट इज दिस ऑल एज ऑन। ये रफ वर्किंग में करना है कर लें, पेपर में जो करना है वो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। एज एट दे दिया, कोई फटा नहीं डाला, वो जो पिछली क्लास में डाला था, TTD इंक्रीज्ड बाय, डिक्रीज्ड बाय, ओवर लास्ट ईयर, ओरिजिनेटेड ओवर वाला फटा नहीं डाला उसने आसान कर दिया आपके लिए। TTD एज ऑन, तो अगर एज ऑन TTD है तो TTD के बेटे का नाम DTL, तो 23,000 इज कैरिड डाउन। मैं वर्किंग्स की इंशाल्लाह तस्वीर लेने दूंगा, एक दफ़ा टोटल्स अब कर लें हम सारी वर्किंग्स के, फिर इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस इन पेपर, यू शुड डू दिस इन पेपर। TTD इंटू रेट इज इक्वल टू DTL। जी TTD भाई जन पहले जमाई ले लिया करो, फिर बोलिया करो। ये उधर से आपका इंटरव्यू और ऑन है, इधर से आपको वो आ रही होनी है। नहीं ना, ब्रॉड डाउन ना करें, वो ट्रायल को एक ही दफ़ा टच करेंगे जाके। हाँ, कभी ज़रूरत पड़ जाए ट्रायल से कोई चीज़ लेने की, जैसे एसर की डिडक्शन निकालनी थी तो उसकी बुक वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ गई, वो फिर और बात है। इट्स ओवर नाउ। अब लेट्स हैव अ क्विक व्यू ऑन एडजस्टमेंट्स, फिर मैं ट्रायल के सारे फिगर्स उठाता हूँ और हम रेलिवेंट जगहों पे पोस्ट करते हैं, उसके बाद फिर टोटल्स करेंगे। 1-2 मिनट आप अटेंटिवली दे दें, ये ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इंटरेस्ट कितना था? 6%, तो मेरे ख्याल से फॉर द ईयर बनता था 3,000, 1500 बुक नहीं हुआ हुआ था, 1500 को बुक कर दिया। रेंट डेबिट मुझे कैसे पता चला? ये रेंट डेबिट हुआ हुआ है, ये रॉन्ग एंट्री थी, मैंने रेंट पहले क्रेडिट किया, उसके बाद मैंने लीज की एडजस्टमेंट पढ़ के लीज पोस्ट की। बाकी रेंट शॉर्ट टर्म लीज का है, वो कहते हैं ऑपरेटिंग में ले जाओ,
मैंने नजर मारी तो वो ऑपरेटिंग में नहीं पड़ा हुआ, तो यहां से निकाल के यहां ले गया। उसके बाद जब एसेट रीवैल्यू करने की बारी आई तो खाली मैंने डिप्रिसिएशन पोस्ट की और मैंने एक एंट्री डीटीएल में की है स्काई ब्लू पट्टी से, और एक एंट्री सरप्लस इन ओसीए में की है। एसेट की सारी एंट्रीज में स्किप कर गया क्योंकि एसेट का कैरी डाउन अवेलेबल था। उसके बाद टैक्स की एंट्री हुई है, ये सुबह का झक मारा है हमने। अब आप हजरात मुझे बता दें, ट्रायल में जो फिगर्स आ रही हैं इनको हमने कैसे लेके जाना है। ट्रायल में जो फिगर्स आ रही हैं, कॉस्ट ऑफ सेल, तसल्ली से कॉस्ट ऑफ सेल बताएं जी। 134। कॉस्ट ऑफ सेल ट्रायल से कितनी आ रही है? अगली फिगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने? 30। अगली इंटरेस्ट ऑन ट्रायल में सिंगल एंट्रीज पोस्ट करें। जिसने स्किप की हैं ये चीज़ें, तो मैं 3 चीज़ें हाईलाइट कर दूं, ये 3 चीज़ें मैंने पोस्ट की हैं। चौथी चीज़ रेवेन्यू कितना? 3300। 338300। ले आओ वापस। आगे जी, इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी? 2000। अंदर लिख लें, कोई चीज ना हुई तो इसी को फिर बाहर वाले कॉलम में ले देंगे। 20,000 नहीं 2000 है। कोई नहीं, कभी कभी एक जीरो ज्यादा नजर आता है, इस सितंबर के करीब होता है। ये 2.5 लाख माइनस, मेरे साथ चलें, मैं कंफर्टेबल टाइम दे रहा हूं, अलाइनमेंट आउट होगी तो मसला होगा। 2.5 लाख माइनस 40 डेट हैज ऑलरेडी टेकन टू वर्किंग। ये वर्किंग में नहीं गए, इन दोनों का डिफरेंस लेके डेप्रिसिएशन निकाली थी, इनको वर्किंग में ले जाएं। 197 is carried down of asset account, it is brought down accumulated depreciation। 197 और 47 जी। लगे हाथों फारग कर दें इसको। ब्रॉड डाउन डाल लिया हमने 47,000 का, ब्रॉड डाउन जमा डेप्रिसिएशन कैरी डाउन आ गया। ये पॉइंट ऑफ टाइम सवाल का बड़ा आसान है। अगर कभी पेपर में वो पेपर छीनने लगे तो उसे कहेगा भाईजान 2 मिनट, ट्रायल की सारी फिगरें पोस्ट कर दीजिएगा। मतलब ये कि 2 मिनट रह जाए पेपर छीनने में तो एडजस्टमेंट सारी छोड़ के या एडजस्टेड फिगर्स पोस्ट कर दीजिएगा ताकि इसके नंबर मिल जाए। असी पूरे सवाल छोड़ डाने आज, ऐसा ना किया करें, ऐसा ना किया करें। इन्वेस्टमेंट इनकम, सॉरी ये तो हो गया सारा। इन्वेस्टमेंट्स 92,400। आगे शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग। ओपनिंग बैलेंसेस 280,000, 20,000, 193,000। सरप्लस पहली दफा इस साल आया।
इतने कम लगी हैं इसको। अच्छा जी, आगे लोन कितना जी? 50,000। चुप 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 चुप। अच्छा जी, अच्छा, खामोश। डेफर टैक्स लाइबिलिटी, खामोश खामोश। डेफर टैक्स लाइबिलिटी 20,000। ये टीटीडी क्यों नहीं है? ये टीटीडी क्यों नहीं है? क्योंकि उसने लिखा हुआ है जीटीएल है। यार हाथ धो गए थे। ये टीटीडी क्यों नहीं है? उसने लिखा हुआ है डीटीएल है। डीटीएल क्यों है? डीटीए क्यों नहीं है? राइट साइड पे आ रहा है। नेक्स्ट, इन्वेंट्री, डेटर, ट्रेड पेबल और बैंक। चुप यार दानिश, बात है। इन्वेंट्री आगे, इन्वेंट्री के बाद जी 1 2, ट्रेड पेबल्स वर्किंग्स के टोटल्स। दानिश आप सीट चेंज कर लें, आगे आ जाएं। अच्छा, आज से 5 साल बाद IS 28 के पास्ट पेपर्स में 8 सवाल होंगे या 18 सवाल होंगे? तो 18 जब टीचर डिस्कस किया करेगा तो फिर IS 28 ही हुआ करेगा या फिर 10:37 के लिए भी टाइम बचा करेगा? क्लास 3 घंटे की हुआ करेगी। नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल। मेरे ख्याल से तो फिर यही हुआ करेगा। अब टीचर कह देगा बस ठीक है, जितनी एडजस्टमेंट्स मैं करा रहा हूँ ठीक है, अब आपकी दफ़ा जो आई वो अगली दफ़ा वालों को करा दूंगा। अब देखें, कोई लिमिट होती है ना चीज़ों की। इसी तरह तो हमारे ये हालात पहुँचे हुए हैं। कोई ज़माना था 1.5 घंटे की क्लास होती थी, कोई तो 1.25 घंटे की। अभी 2 घंटे के अंदर भी हमारा जो है वो पूरा नहीं होता प्रोग्राम, तो उसके बाद भी पता नहीं आधे आधे घंटे के लिए बुलाया होता है। तो ये फ्यूचर जो है आप देख रहे हैं, आपकी नस्लों का बहुत ब्राइट है। प्रैक्टिस के लिए बहुत मटीरियल होगा। पास पेपर के 18 सवाल होंगे IS 28। मज़े हैं उनके तो। अच्छा, पीछे वाले सवाल फिर छोड़ दिया करेंगे। ठीक है, छोड़ दिया करेंगे, अभी वाले कराया करेंगे। यानी कि वो तो ऑलरेडी थोड़े से टफ होने हैं, वो तो शुरू ही टफ से करेंगे तो नहीं, पीछे वाले सवाल तो कराने ज़रूरी होते हैं, वो तो बेस बनानी होती है। तो आई डोंट नो कहाँ जा रहा है ये फ्यूचर। बहरहाल उस वक्त तक आप लोग टीचर बन चुके होंगे तो इंशाल्लाह आप लोग खुद ही टैकल कर लेंगे इन चीज़ों को। फिर कोई देख रहे हैं चीज़ें किस तरफ जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो आगे चलें अब। इसलिए मतलब ये बताने का कि आपको पास पेपर अगर हम नहीं कर रहे क्लास में, तो अगर आप वो करेंगे तो उनमें मसले आने हैं। अब उनका ये हाल नहीं कि परेशान हो जाएंगे मुझे जो टॉपिक नहीं आता। अब आपके जो दाएं वाले लोग हैं वो भी एक लिमिट तक की तैयारी की होगी ना उन्होंने। ये तो नहीं कि सारे बरकत के लिए एक ही पेपर दे रहे हैं FAR 2 का। उन्होंने ज़्यादा सवाल कर लिए होंगे, आपने नहीं किए होंगे। तो अक्सर ये जिन लोगों का गोल्ड मेडल सर्टिफिकेट आता है, पता चलता है ये 3-3 पेपर उठाए होते हैं इन्होंने। तो ये एक एक बरकत के लिए एक एक पेपर उठा के तो नहीं कर रहे होते। तो आप ही जैसे लोग होते हैं, तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। तो फ्यूचर में इंशाल्लाह हमें परेशानी है, आप लोग परेशान ना हो। अच्छा, आप जी मोहतरम ये बताएं कि सारी फिगर्स ट्रायल वाली उठा ली या उठानी है? उठा ली हैं, सारी फिगर्स ट्रायल वाली उठा ली हैं। हमने क्या करना है? अब हमने सिर्फ वर्किंग्स का टोटल करना है। वर्किंग्स का मुझे टोटल करा दें ताकि हम एक पॉज या ब्रेक ले लें। वर्किंग्स का टोटल करें। हाँ जी, ना भाई अभी नहीं। 180102।
36600 4741 वर्किंग नंबर 8 आ जाएगा, अभी आ जाएगा। इधर कितना? मैंने क्यों 2000? ये खुद लेके आया करें आप लोग अपने अपने पैसे। अच्छा जी 2000 एंट्री बताएं। डेफर टैक्स लाइबिलिटी डेबिट, डेफर टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट। इज इट अ खुशी? तो खर्चे तो पॉजिटिव साइन के साथ शो हो रहे थे। खुशी? जवाब एक बात सारे ऊपर देख लें खुदा के लिए, एक बात सारे ऊपर देख लें। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग, फाइनेंस और टैक्स सारे फेस पे जाके नेगेटिव होने हैं। टैक्स को मैं साथ ही रगड़ गया हूं, ये सारे फेस पे जाके नेगेटिव होने हैं। इसलिए हम क्या कर रहे थे पहली क्लास से, खर्चा पॉजिटिव साइन के साथ लिखते थे। इंशाल्लाह कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग, ये और ये सारे नजर आप पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन फेस पे जाके क्या होंगे? नेगेटिव होंगे, क्योंकि ये खर्चा है। ओवर। चलें, आई डोंट थिंक सो कि इस पार्ट को मैं क्लोज करवाऊं, सिर्फ बैलेंस शीट टैली करने वाली रह गई है, तो वो आप कर देते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल बता दें जी। अब जहां इतना किया वहां 4-5 मिनट और। कॉस्ट 180102 158198। अदर इनकम 2000 366 8857। कभी आपको करंट टैक्स अगर पेपर में ना दे, ओ भाई इधर, कभी आपको अगर करंट टैक्स पेपर में ना दे, अभी तो दिया हुआ था, तो फिर आपने इस पीबीटी से शुरू करना है और ऐड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लेस एक्सेप्शन, फिर वो सारा डाटा भी देगा, फिर वो करंट टैक्स आपसे निकलवाएगा। जैसे पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 था, उसमें फिर पीबीटी लेके चले थे हम, फिर हमने करंट टैक्स निकाला था ऐड लेस करके चीजें। अभी तो करंट टैक्स उसने दिया हुआ 18,000 सवाल में। ये उस वर्किंग फोर्स से है 102 नहीं, टीसी मैं नहीं निकलवाऊंगा, क्योंकि टीसीआई कहीं जाता नहीं है, ये कंफ्यूज ही करता है। तो इसका हम नाम रख देंगे काली, इसका हम रख देंगे लाल। काली लाल को इंशाल्लाह हम ले जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी में। अभी टीसी में टोटल नहीं करा, क्योंकि वो फिगर कहीं जानी नहीं, ऐसी परेशान करेगी। ये अलग अलग जाती है ना दो चीज़ों के नीचे। उधर फिर अगर आप टोटल का कॉलम डालो तो वो फिर जा सकती है, टोटल का कॉलम अगर इधर डालो तो। अच्छा, अब इसका नाम लाल रखते हैं, अभी लाल मार्कर लाने की जरूरत नहीं, ऐसी टाइम जाया होगा, पता है आप। काली लाल, काले लाल को ले जाएं। ये पैट, ये सरप्लस। काली लाल, हाँ यहां आपने लिखना है टीसीआई पूरा लिखना है, लेकिन 1028 15,000। जी 10, हाँ सही है सही है, 122 157।
कितना? 15,000। अच्छा, अब 1 मिनट, आखिरी दफ़ा ये देख लो सारे, इन दोनों को और फेयर वैल्यू, चेंज इन फेयर वैल्यू रिजर्व अगर आ जाए तो इन तीनों को अलग अलग उधर लेके जाना होगा। इन दोनों को यहाँ डाल लें, इसके बाद जो कैरी डाउन्स आएंगे उनको बैलेंस शीट में डाल दें। पीपी करवा के टोटल्स करवा दें। डीटीएल तो मैं कर लेता हूँ, अभी मैं ऊपर से देख रहा हूँ ना चीज़ें। 40,000 और डीटीएल का कैरी डाउन 23,000। वर्किंग नंबर 8। ग्रैंड टोटल 5629 56। ठीक है, क्लोज करो, फिर अगला पार्ट बनाएंगे। कार्ड दे आओ।